परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर फूल सिंह जी गुजर सर, इतिहास की विभागाध्यक्षा डॉक्टर सज्जन कोसवार मैडम, आदरणीय डॉक्टर प्रणव देवी जी, वीपी सिंह जी, डॉक्टर अलका बागला, अर्जुमन कुरैशी मैम, आप सबका स्टडी सर्किल में आज सुनिश्चित किया गया संविधान दिवस के अवसर पर ये जो परिचर्चा का अवसर है, इस अवसर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मुझे आशा है कि इस विषय पर प्रकाश डाल करके हम पूरे समाज को संविधान के बारे में परिचय देंगे और संविधान के बारे में जानेंगे, जागरूक करेंगे। हमारे जो अधिकार है, हमारे जो कर्तव्य हैं, संविधान का जो स्वरूप है, इस देश को नियम कानून व्यवस्था के आधारभूत ढांचे में बांधने का हमारा जो संविधान के जो कर्णधार हैं उनका जो प्रयास है, उस प्रयास को हम स्मरण करेंगे और इस संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध होते हुए भारतीय गणतंत्र की अस्मिता और इसके गौरव को कायम रखने के लिए हमारी अपनी जो भूमिका है उसके प्रति हम लोग सचेत रहेंगे और प्रेरणा देंगे समाज को कि वो भी इसकी रक्षा के लिए अपना योगदान एक अच्छे नागरिक के रूप में, आदर्श नागरिक के रूप में देंगे। तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ राजनीति विज्ञान के सह आचार्य आदरणीय डॉक्टर वीपी सिंह जी सर से कि वो इस विषय का प्रवर्तन करें और चर्चा को आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना हमने प्रारंभ किया है। तो ये मौका होता है कि हमने संविधान के कार्यक्रम को, संविधान की आत्मा की तरफ कितना अग्रसर हुए हैं। इस मौके पर हम यही जांचने का प्रयास करते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस सोच के साथ, जिन मूल्यों के साथ इसको बनाया और इसका लक्ष्य निर्धारित किया, वो हमारे कर्णधारों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया है या उसको पीछे ले जा रहे हैं। इस तरह का मूल्यांकन ऐसे मौक़ों पर अक्सर हम करते हैं और ज़रूरी भी है। तभी पता चलता है कि हम संविधान के साथ कितने नज़दीकी से जुड़े हैं या कितना हमने आत्मसात किया है या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इधर देखने में आया है कि कुछ ऐसी ताकतें समाज में, राज्य व्यवस्था में, सत्ता में हावी हो रही हैं जो हमारे संविधान की आत्मा पर कुठाराघात कर रही हैं और ये स्पष्टतः दिख भी रहा है। और संविधान की प्रत्यक्षता भी और अपरोक्ष रूप से भी उसकी तमाम ऐसी धाराओं का जो उसके विविधता को, उसकी मौलिकता को चोट करते हैं, उस तरह के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वो जो सत्ता में हैं और जो सत्ता में नहीं भी हैं, वे इन कदमों का न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि उसको आगे लाने में भी भूमिका निभा रहे हैं। संविधान कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र इसलिए अपनाता है कि हमारी जो अधिकार हैं, हमारे जो मौलिकताएं हैं, हमारी जो विविधताएं हैं, वो जो है बनी रहें और एक शासन प्रक्रिया के तहत वो अपने को विकसित करती रहे। और इसके लिए ज़रूरी होता है संविधानवाद। संविधानवाद का आशय यही है कि हम एक ऐसे शासन व्यवस्था में रहते हैं जो कि एक सीमित शासन होता है और ये सीमित शासन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके जो रूप हैं, वो हमें संविधान देता है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को बखूबी दर्ज किया है संविधान में कि हमारे शासन के विभिन्न अंग किस तरह अपनी मर्यादाओं में रहें और लोगों के अधिकारों की रक्षा करें और लोगों के मौलिक विकास में अपना योगदान कर सकें। लेकिन इधर के वर्षों में ये देखने में आया है कि जो भी परिवर्तन हुए हैं राजनीतिक तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर, वे विविधताओं को नकारते हुए
एक जबरदस्ती का एक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारत का कभी भी स्वरूप, चाहे वो सांस्कृतिक हो या राजनीतिक भी मान लें या क्षेत्रीय मान लें या धार्मिक या भाषाई मान लें, कभी भी एक नहीं रहा है। आप देखेंगे इधर बहुत सी चीज़ें उभर के आ रही हैं कि हम एक राष्ट्र, एक भाषा, एक चुनाव, एक राष्ट्र, सबका साथ, सबका विकास या एक ही तरह का विकास, या जो विविधताओं को है उसको वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वो किसी एक ऐसे ढांचे में ले जाने का प्रयास कर रहे हो जो एक मशीन की तरह हो, मशीनीकरण की तरह हो, जो कि आदमी को की मौलिकताओं को या विविधताओं को नष्ट कर दे। और इसी के क्रम में उनका एक बहुत बड़ा जोर जो आ रहा है कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए। जो भी अन्यायवादी ताकतें समाज में, राज्य व्यवस्था में उभार में आती हैं, वो लोगों को के कर्तव्यों पर ही ज़्यादा जोर देती हैं, उनके अधिकारों को एवॉइड करती हैं और उनको कर्तव्यों की याद दिलाती हैं कि आपका कर्तव्य है, आप ये कर्तव्य करोगे तो आपके अधिकार स्वयं आपको मिलेंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। संविधान में हमने मौलिक अधिकारों को इसलिए रखा कि वे हमारे अधिकारों की रक्षा करें, बाकी तो हम अपने कर्तव्य कर लेंगे। कोई भी जो नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है जो भारत में रहता है, उसको नागरिकता के तौर पर या व्यक्ति के रूप में उसके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। ये हमारे संविधान की गारंटी है। तो ये देखने में आ रहा है जो इस तरह की ताकतें हैं, जो भी उभार है समाज में, उसको किस तरह की रोका जाए कि वो भारत की विविधताओं को बचा सके। ये समस्या हमारे संविधान निर्माताओं की जो है, उसको हम किस तरह का वापस ला सकें, ये समाज के सामने भी, व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने भी बहुत बड़ी समस्या है, जिस पे हमको गौर करना चाहिए और इसको चर्चा में सिर्फ न लाना चाहिए बल्कि समाज में भी इसको विस्तारित करना चाहिए। थैंक यू। आदरणीय वीपी सिंह जी सर ने इस अवसर पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि संविधान दिवस जब हम मना रहे हैं तो एक अवसर है कि हम संविधान की जो आत्मा है, उसके निर्माताओं का जो सपना है, जिस सपने को, जिस मकसद को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के, भारत के देश के स्वरूप को लेकर के, उसकी विविधता में एकता को के स्वरूप को लेकर के, उसकी सांस्कृतिक जो अनेकता है उसको लेकर के, ये जो संविधान हमारा बना गया है, उस संविधान की अस्मिता, उसका गौरव, उसका मूल स्वरूप कितना सुरक्षित रह पाया है और हम इसको आगे ले गए हैं या पीछे ले गए हैं। और यदि हम उसको कहीं ना कहीं उसके स्वरूप को, आत्मा को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो हमें इस विषय में सोच करके आगे के लिए प्रयास करना है। अब इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं डॉक्टर प्रणवदेव द्विवेदी सर से अनुरोध करूंगी कि वो इस विषय को, परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग इसकी सार्थकता की जो परिचर्चा कर रहे हैं, उस सिलसिले में सबसे पहले तो हमें उन निर्माताओं के प्रति आभारी होना चाहिए जिन्होंने उस समय के समाज और परिस्थितियों को एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया। निश्चय ही हमारा संविधान मानवता का एक बड़ा दस्तावेज है, जिसके आधार पर हम विगत लगभग 70 वर्षों से अधिक समय से अपने देश का सफल संचालन कर रहे हैं। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान का जब निर्माण हुआ और जिन 60 देशों से या जिन 60 देशों के संविधान से हमने इस संविधान में विशिष्ट बातों को शामिल किया, उन देशों में साक्षरता की स्थिति क्या थी, हमारे देश में साक्षरता की स्थिति क्या थी, क्या उस समय उनके ऊपर भी कोई इतनी बड़ी आपदा थी कि एक बड़ा हिस्सा टूट के अलग देश बना हो, साल भर भी नहीं हुआ। 26 नवंबर 1949 तक हमने इसको लगभग स्वरूप पूरा दे लिया था और 200
84 लोगों के हस्ताक्षर होकर के हमने ये मान लिया कि लगभग ये बड़ा मसौदा तैयार हो गया। किंतु अब जबकि उस समय से हम बहुत आगे निकल गए हैं, दुनिया की परिस्थितियां बदल रही हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां हो रही हैं, तो हमें यह जरूर आकलन करना चाहिए। आज ये सबसे अच्छा अवसर है कि जब हम आकलन करें कि जो दुनिया का सबसे छोटे संविधान वाला देश है उसकी प्रगति कैसी है और हम सबसे बड़ा संविधान वाले देश हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि उसी समय संविधान विशेषज्ञों ने कहा था कि ये वकीलों का स्वर्ग है संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन, विरोधाभास उन्हें दिखाई पड़ रहे थे, जिनका समाधान हमने विभिन्न संशोधनों के माध्यम से अमेंडमेंट एक्ट करके किया और बहुत सी बातों को शामिल किया, जिससे हमें ऐसा लगता है कि संविधान में जो देश का विस्तृत भूगोल है, आदरणीय डॉक्टर बीपी सिंह जी ने जो कहा बिल्कुल सही है कि विविधता हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है और वो संविधान ने बखूबी अपने आप में समाई हुई है। जो विविध प्रावधान बनाए, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हों या भाषा संबंधी मुद्दों को लेकर के हों, जैसे विभिन्न भाषाओं को जो मान्यता दी, या कि जो रहन सहन और जीवन यापन में जो हमारी विविधता उसको स्वीकार किया हो, स्वीकार ही नहीं बल्कि उसे संरक्षित करने के लिए भी जो उपाय बताए वो निश्चित ही हमें आज के भी युग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और ये दुनिया में हमारी विशिष्ट प्रकार की ताकत संविधान के माध्यम से सुरक्षित रह सकती है। किंतु ये भी जरूरी है कि उस संविधान में जो संशोधन का नियम है, लगभग बीच में एक विवाद आता रहा कि जब 370 को हटाए जाने की बात हुई तो हटा सकते हैं नहीं हटा सकते हैं। भाई जिस तरह से परिचर्चा करके लागू किया गया था, और ये भी नहीं भूलना चाहिए हैदराबाद जैसी रियासत तब भी संविधान के प्रारूप समिति में शामिल नहीं हुई थी। जहां तक फैक्ट मुझे पता है कि हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था उसमें, और बाद में उन्होंने स्वीकार किया। तो इस तरीके से एक देश की, एक नवनिर्मित देश की जो बाउंड्री बनाने में, सीमाएं बनाने में संविधान की जो अहम भूमिका थी वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और इसके लिए हमने जैसा पहले ही कहा कि हमें बहुत अपने संविधान निर्माताओं के प्रति आभारी होना चाहिए कि उन्होंने सीमाएं बनाते हुए भी हमें हमारी विविधता को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे वो प्रोत्साहित भी कहीं ना कहीं करते हैं। और इस तरीके से जो बहुत सी नई बातें समय के साथ जुड़ती हैं, वे सभी हम समझते हैं उस समय के राजनेताओं की तुलना में आज के राजनेता जो संविधान के अंदर जब हमारा कोई बिल शामिल होता है, बनता है, या जब हम संवैधानिक संशोधन के लिए परिचर्चा करते हैं, तब मुझे बहुत बार जरूर लगता है कि जो कुछ बातें हैं उनको जरूर समझना और देखना चाहिए। क्या उस समय जो संविधान, शायद अभी हमारे आने वाले वक्ता इस विषय पर और प्रकाश डाल पाएंगे कि जो उस समय लोग बना रहे थे, हालांकि संविधान का एक सचिवालय बनाया गया जो ड्राफ्ट पहले तैयार करता था, और बाद में 3 जो उसके वाचन हुए, उन वाचनों में ही जो विशेषज्ञ लोग थे उन्होंने ना कोई वाक्य की नहीं बल्कि शब्द की पर भी बहस हुई और शब्द को भी परिवर्तन किया गया। तो मेरा तात्पर्य है कि आज की परिस्थितियों में भी हमें उस तरह के सांसदों की आवश्यकता है, जो बहुत बार लगता अधूरा रह जाता है, कि जो इस तरह की परिचर्चा में अभिरुचि रखें और जन सामान्य की आवाज़ को, जन सामान्य की जो ज़रूरत है या दुनिया के सामने जो हमें ज़रूरत उसको पूरा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के आयोजन के लिए मैं आज के कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर फूल सिंह जी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस आयोजन को आयोजित करके हम सबको एक मौका दिया कि हम चिंतन मनन कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणव सर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन संविधान निर्माताओं ने इस अलग अलग देशों की खास बातों को लेते हुए आज हमारा जो हिंदुस्तान है उसके अनुकूल संविधान को बनाने का प्रयास किया, और न केवल प्रयास किया बल्कि इसके शब्द और अर्थ की गहराइयों तक में जाकर के उस संविधान को बनाया। और अब जब संविधान संशोधन हो रहे हैं तो हमें इस बात को कायम रखना है कि संविधान का जो मूल स्वरूप, मूल ढांचा, मूल मंतव्य कायम रहे, बरकरार रहे, बशर्ते हम संशोधन करें, क्योंकि जब परिस्थितियां बदलेगी तो नियम बदलने की आवश्यकता रहेगी, कानून बदलने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन उस आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते समय जन कल्याण को, जन मंगल को ध्यान में रखा जाए।
हम जो वास्तव में जो गणतंत्र है उस गणतंत्र के स्वरूप को कायम रख पाएंगे। विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज की हमारी जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल मैडम, उनसे अनुरोध करूँगी कि वो संविधान दिवस पर इस मुख्य विषय को लेते हुए इसको विस्तार से यहाँ पर व्याख्यायित करें। डॉक्टर सज्जन पोसवाल। आदरणीय प्राचार्य जी, महाविद्यालय और ख़ास तौर से स्टडी सर्कल के मेरे सभी विद्वजन साथीगण, आज हम संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कई सारे सवाल हैं जो आम जन से तो दूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्वानों से दूर नहीं होने चाहिए और इस तरह की चर्चा ही हमारे संविधान को भी सार्थकता प्रदान करती है। जब संविधान बन रहा था तो प्रणव जी ने बताया कि चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती थी। अगर हम उन संविधान सभा की डिबेट को पढ़ें तो हमको पता लगता है कि कितने खुले दिमाग से, एक तो संविधान सभा जो बनी उस दौर के, उस ज़माने के राजनेताओं के खुले दिमाग से हमें सीखना चाहिए और वही हमारी सबसे बड़ी विरासत है। अंबेडकर सारे जीवन कांग्रेस के खिलाफ रहे, लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब संविधान बनाने का अवसर आया तो कांग्रेस ने अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य ही नहीं चुना, प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष बनाया, क्योंकि वे उसके काबिल थे, डिजर्व करते थे इसको। और भी बहुत सारे लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनमें से हैं। तो कांग्रेस का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वह एक दौर में राष्ट्रीय आंदोलन थी। गांधी जी कहते थे। तो वो राष्ट्रीय आंदोलन को जो चीज़ लेकर, जो लोग आज़ादी के समय संविधान बनाने के लिए लेकर आए, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो विविधताएं हैं, हमारे चिंतन की, हमारे सोच की, हमारी संस्कृति की, हमारी भाषा की, जैसा विजय जी भी बात कर रहे थे, उन सबको संविधान में समाहित करने के लिए उनको बिलोंग करने वाले, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का संविधान सभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी हम एक समावेशी संविधान का निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं, उस ज़माने में लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा संविधान है और इतना बड़ा कहीं है नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि इतना बड़ा संविधान, आपने इसमें सब कुछ लिख दिया है, तो फिर आगे क्या बचा है? अगर वक्त बदलेगा तो ये वक्त के साथ कैसे कदम ताल मिलाएगा संविधान? तो अंबेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो हम सबको बार बार रिवाइज करनी चाहिए, और वो ये थी कि जो संविधान है वो हमने बना दिया है। बहुत सारे विद्वानों को, दुनिया के विद्वानों का भी ये विचार था कि इसमें ऐसी कोई खामी अब बची नहीं है, कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। अब जो खामी है, इस संविधान की सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसको लागू करने वाले लोग कौन हैं और किस इंटेंशन से लागू करते हैं। इसलिए आज के दौर में हमें ये देखना चाहिए कि जो तमाम प्रक्रिया और फिर संविधान में बदलाव, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिड है संविधान। हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने जो सार्वभौमिक मूल्य हैं, वो चाहे आदमी के हो, चाहे समाज के हो, चाहे राष्ट्र के हो, उनको कैसे बचा के रखना है। तो वो जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा इसीलिए कही गई है क्योंकि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद उसमें शामिल है, भले ही संशोधन के माध्यम से बाद में शामिल किया गया हो, और पंथ निरपेक्षता ये संविधान की आत्मा में शामिल हैं। यानी कि आप देश में वक्त के हिसाब से कुछ भी बदलाव करें, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिससे संविधान की आत्मा बनती है, इनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आज जब हम 70, 72, 75 साल की तरफ जा रहे हैं तो हमको आत्मालोकन करना चाहिए, खुद ये देखना चाहिए कि हमने संविधान की आत्मा को बचा के रखा है
या उसी तरह से नष्ट कर दिया है जैसे हमारी आत्माएं नष्ट हो रही हैं। क्योंकि कुल मिला के बात यह है कि जब हम अपनी नैतिकता से गिर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही सब सामूहिक आवाज़ बनकर संविधान की आत्मा बनती है, और जिससे ये भी बनता है कि आप उसको बचा पाए हैं या नहीं बचा पाए। एक दो उदाहरण से मैं अपनी बात कहूँगी। समानता पर बड़ा जोर दिया। समानता हमारा मौलिक अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार तो है, पर संविधान निर्माता जानते थे कि इसको हासिल, बचाना, रिटेन कैसे करना है, इसको बचा के कैसे रखना है। तो अंबेडकर अक्सर कहा करते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक आप सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर सकते हो। इसीलिए अंबेडकर ने बार बार हिंदू व्यवस्था को चुनौती दी, और आखिर में तो वो बौद्ध हो ही गए थे, क्योंकि उनका हमेशा कहना था कि हिंदू धर्म जो है वही मुख्य है जो वर्चस्व को कायम करता है, आदमी के ऊपर दूसरे आदमी का वर्चस्व कायम करता है जाति के नाम पर। इसलिए संविधान में जाति व्यवस्था को गैर कानूनी घोषित किया गया। और बड़ी विडंबना की बात है कि संविधान में गैर कानूनी घोषित करने के बावजूद हमारी राजनीतिकरण की पूरी प्रक्रिया का मूल आधार जाति व्यवस्था है। रजनी कोठारी का सबसे ऑथेंटिक, सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे आखिरी काम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और जातियों का। उसकी किताब का ही और उनके काम का ही नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जातिकरण। किस तरह से जातियों का राजनीतिकरण हुआ ये आप पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक तरफ, आपका संविधान कह रहा है कि आप जाति व्यवस्था के आधार पर किए जाने वाले तमाम तरह के निर्णयों को और विभेदों को अस्वीकार करते हैं, गैर संवैधानिक घोषित करते हैं। और मेरे ख्याल से हजारों तो उस टाइम पे ही थी जाति व्यवस्था की के संगठन, अभी लाखों होंगे। जिन जातियों में चेतना आ रही है उतने उतने संगठन मजबूत हो रहे हैं। तो क्या ये संवैधानिक है? क्या ये हम अपने संविधान के आधार पर चल रहे हैं? और धर्म के नाम पर जो खेल चल रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। तो ये सब क्यों हुआ, ये हमको, अब यहाँ राजनीति विज्ञान के विद्वान बैठे हैं, लेकिन एक सामान्य बुद्धिजीवी को भी ये सोचना चाहिए कि हमने जो राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल लिया था वो मॉडल क्या वो है जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था और उसकी आत्मा को सपोर्ट करता है। आपका व्यक्ति काबिल है, योग्य है, ईमानदार है, निष्ठावान है, लेकिन अगर वो उस जाति से संबंधित नहीं है जिस जाति के वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो आप राजनीतिक रूप से हैसियत हासिल नहीं कर सकते। और अगर आप राजनीतिक रूप से हैसियत हासिल नहीं कर सकते तो आप उस तरह का भारत बनाने में योगदान नहीं कर सकते जिस तरह के भारत की हमारे संविधान ने कल्पना की थी। इसी तरह से आप आज की तारीख में आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता के प्रश्न को लीजिए। किस तरह से हमने उन मुख्य चीज़ों को सार्वजनिक क्षेत्र में दिया था जो कि व्यक्ति की निजी समानता, स्वतंत्रता और आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करती है। राज्य के अधीन बहुत सारी चीज़ें थी, उनमें डिविएशन आया, वो खराब हो गई, वो घाटे में चली गई, ये बिल्कुल दूसरा प्रश्न है, ये व्यवस्था का प्रश्न है। लेकिन हमने निजीकरण को सीमित करके सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत प्रभावी बनाया था ताकि राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था रहने के परिणाम स्वरूप हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक समानता को, आर्थिक संसाधनों को, आर्थिक लाभ को वंचितों तक पहुंचा सकें। लेकिन 1990 में हमने उदारीकरण अपनाया और उसके बाद लगातार उदारीकरण की प्रक्रिया इतनी तेज हुई कि आज तो ये हालत है कि सरकार के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ आदमी किसी एक कॉरपोरेट की शान से वकालत करता है, साथ घूमता है, पैरवी करता है। ये हम किस संविधान की तरफ जा रहे हैं? ये हम किस तरह का समावेशी और समानता पर आधारित समाज बना रहे हैं? तो हमारा समाज और हमारा संविधान, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था में अगर समायोजन नहीं होगा, पारस्परिकता नहीं होगी, हम उसको
आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम लगातार संविधान से पीछे छूटते चले जाएंगे। और मुझे लगता है आज नहीं, हमारे दौर में नहीं, 50 साल में, 100 साल में एक दिन वह ज़रूर आएगा जब ये जो तमाम तरह के तुष्टीकरण की राजनीति है, चुनावी राजनीति है, हमारी राजनीति जो चुनावों की राजनीति रह गई है, ख़ास तौर से हमारा लोकतंत्र सिर्फ चुनावी लोकतंत्र होकर रह गया है, वो अपना मूल स्वरूप खोता जा रहा है। इससे बहुत बेहतर तो हम तब थे जब हमारे अनपढ़ लोगों ने 1952 का चुनाव, नेहरू ने ये घोषणा करके लड़ा था कि मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा हूँ, अगर मैं हारता हूँ तो ये धर्मनिरपेक्षता की, इस देश की समावेशी जो संस्कृति है, सब लोग रह सकते हैं, ये जो सोच है इसकी हार है। और आप सब जानते हैं कि उस दौर में सांप्रदायिक ताकतें बहुत बुरी तरह से पराजित हुई थी। तो ये जो 70 साल का सफ़र हमने तय किया है, इसमें बहुत सारा विसंस्थानीकरण हुआ है, बहुत सारे विभ्रम हुए हैं, बहुत सारे भटकाव हुए हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है सिर्फ परिचर्चा नहीं, हम उस दिशा में आगे बढ़ें और अपनी बात हक से कहने से, अपने दावे से कहने का हक रखें, जिससे कम से कम हमारी आत्मा तो न मरे। हमारी आत्मा नहीं मरेगी तो हम एक दिन संविधान की आत्मा को भी बचा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। भारतीय संविधान की आत्मा का हनन हमारी आत्मा के हनन के साथ साथ हो रहा है। भारतीय संविधान के राजनीतिक पक्ष पर आपने प्रभाव डाला, सामाजिक स्वतंत्रता और समानता पर आपने प्रकाश डाला, आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक विकास की दशा और दिशा पर आपने प्रकाश डाला। कहीं न कहीं भारतीय संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए हम बुद्धिजीवियों के चिंतन, मनन और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस दिशा में कुछ भागीरथी प्रयत्न करने की भी आवश्यकता है। तो हम लोग सब खड़े होंगे संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए। तो निश्चित ही जो बात हम चिंता कर रहे हैं कि किस प्रकार का राजनीति का स्तर हो गया है, एक लेख मैंने लिखा था अभी वैदिक वाङ्मय में राजनीतिक चिंतन, उसमें एक जगह मैंने लिखा है कि वर्तमान में जो लोकतंत्र है उसमें भी एक बार चयन होने के पश्चात जो हमारे नेतृत्व के लोग हैं वो निरंकुश राजाओं की तरह ही बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो राजतंत्र रहा है, पहले गणतंत्र रहा नहीं है, इसीलिए शायद हमारा संविधान आयातित संविधान है। तो उस विषय में बहुत सारी बातें सभा और समिति पे, इन सब चीज़ों पर मैंने वहाँ प्रकाश डाला है। तो निरंकुश राजाओं की तरह व्यवहार न कर पाए एक बार चयनित होने के पश्चात, और इस प्रकार की जो विद्रूपताएं और विसंगतियां हैं लोकतंत्र में, उन पर हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से बात कर सकते हैं, इस विषय को देखने की ज़रूरत है। आपने बहुत विस्तार से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो संविधान के पक्ष हैं उन पर आपने प्रकाश डालते हुए अपना उद्बोधन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अलका बागला मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो इस विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर अलका बागला। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं स्टडी सर्कल के सभी प्रबुद्धजन, आज हम इस अवसर पर भारतीय जो संविधान निर्माताओं ने बनाया है उस टीम में 7 सदस्य रहे हैं। उन्होंने अपने सोच से इस अनेकता वाले, डाइवर्सिटी वाले भारत के लिए को चलाने के लिए सुचारू रूप से सुनियोजित तरीके से जो नियम बनाए हैं, इसके लिए मैं सभी संविधान निर्माताओं को सादर नमन करती हूँ। जो संविधान है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, संविधान हमारी लोकतंत्र की आत्मा है। उस आत्मा को हम मन से जाने, यही मैं इस अवसर पर कहना चाहती हूँ कि जो हमारे लिए अधिकार बनाए हैं समानता के, स्त्रियों के लिए क्या क्या अधिकार है, इन सबको की सार्थकता तभी है जब हम उन संविधान निर्माताओं के नियमों को अपने कर्मों से करते हुए सुचारू रूप से करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए, संविधान के जो हमारे अधिकार हैं वो तभी कायम रह पाएंगे जब हम इस संविधान के जो नियम हैं उनको हम
पालन करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और हम समानता के अधिकार का सम्मान करें, अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करें। इस सब मूल मंतव्य को लेते हुए आपने अपनी बात रखी। अब मैं डॉक्टर अर्जुमन कुरैशी मैडम से अनुरोध करूंगी कि इस विषय पर अपनी बात रखें। डॉक्टर अर्जुमन कुरैशी। Respected principal sir, all the learned members of study circle, जैसे कि भी हमने देखा कि ये संविधान दिवस जो है ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को कि अवेयरनेस हो पब्लिक में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे कि अभी प्रणव जी ने जिक्र किया कि ये जो है लॉयर्स का गोल्डन डॉक्यूमेंट है और मैडम सज्जन मैडम ने भी कहा कि अवेयरनेस जो है पूरी तरह से है नहीं इसके प्रति। मैं यही कहना चाहूँगी कि 3 पिलर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको आगे भी हम मेंटेन करें और ये केवल लॉयर्स का डॉक्यूमेंट ना बनके एक आम पब्लिक के लिए अवेयरनेस आए जिससे कि ये व्हीकल ऑफ लाइफ बन जाए। और इसी स्पिरिट के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है सही मायने में अगर प्रिजर्व करना है तो अवेयरनेस लानी पड़ेगी और इक्वालिटी, जैसे मैडम ने कहा, अगर यहाँ सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे ये अगर अवेयरनेस आ जाए पब्लिक में तो थ्रू आउट स्प्रेड ऑफ एजेस ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिजर्व रहेगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही सुंदर बात करी कि ये जो संविधान है ये व्हीकल ऑफ लाइफ बन जाए और ये लॉयर्स का डॉक्यूमेंट ना रहे। तो ये जो संविधान है उस समय के निर्माताओं ने, स्वप्नदृष्टाओं ने बहुत सोच समझ करके सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए रखा है और उसकी आत्मा को सुरक्षित रखने का दायित्व हमारा है कि हम इस विषय में चिंतन करें। संविधान की जो विसंगतियां हैं उसको सुसंगतियों में परिणमित करने के लिए हम बुद्धिजीवी संकल्पबद्ध हो। इसी संकल्प के साथ मैं कार्यक्रम के अंत में आज की सभा के अध्यक्ष और महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर फूल सिंह जी गुजर सर से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद मैडम। आज हम संविधान दिवस के उपलक्ष्य में परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं। सभी साथियों ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। कुरैशी मैडम ने कहा है कि हमको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें स्वतंत्रता, जिस प्रकार से 5 स्वतंत्रताएं संविधान ने दी है, तो इन 5 को भूल के हमने चुप्पी की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली है। हम लोगों ने तय कर लिया है कि बचो और चुप रहो। अगर बुद्धिजीवी, समाज को दिशा देने वाले, समाज को आगे ले जाने वाले लोग चुप्पी की संस्कृति को स्वीकार कर लेंगे तो फिर संविधान का कोई मूल्य परिलक्षित नहीं होता है। सही कहा सज्जन मैडम ने। अंबेडकर ने कहा था कि जो संविधान हमने बनाया है वो संविधान गत्यात्मक है। हमारे साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए, वहाँ पर 5-5 बार संविधान परिवर्तन हो गए, सत्ताएं बदलती रही है। कभी निरंकुश तंत्र आया, कभी लोकतंत्र आया, कभी बदलाव हुआ, कभी क्रांति हुई है। चाहे वो रशिया को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए, हमारे पड़ोसी देशों को ले लीजिए, या कहें कि जो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका को ले लीजिए, वहाँ पर भी समय समय पर संविधानों में बदलाव किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ध्यानपूर्वक हमारे प्राचीन जो मौलिकताएं थी, चाहे सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, उनको भी हमारे संविधान में समावेश किया और विश्व के जो विकसित राष्ट्र थे, जो विकासशील राष्ट्र थे, उनके मूल्यों को भी संविधान में समावेश करने की कोशिश की। हमने ये देखा है, संविधान निर्माताओं ने जब निर्माण करते समय ये देखा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पर प्रत्येक नागरिक के अधिकार भी सुरक्षित रहे और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य का भी ज्ञान उनको मिलता रहे। लेकिन दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि हमारे संविधान में राजनीतिक दलों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। जब हम लोकतंत्र को संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों की धारणा को हमने स्वीकार किया तो उन राजनीतिक धारणाओं को हमने किसी मूल्य पर आधारित नहीं निर्धारित करके हमने उसको जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर निर्धारित कर दिया है। जब हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्त हो गया है, हमें इन के प्रकार सत्ताएं प्राप्त करनी है, तो देश में अपराधीकरण भी बढ़ रहा है,
जातिकरण भी बढ़ रहा है, धर्म का प्रभाव भी बढ़ रहा है, क्षेत्र का भी बढ़ रहा है। यानी कि जैसे भी हमें सत्ता प्राप्त करनी है, हम किसी भी कारण को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और जब हम किसी भी कारण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो वहाँ पर बहुमत का शासन किया जाता है। जब बहुमत होता है, जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, दूसरे रूप में, तो एक दूसरा नागरिक उस मुद्दे को उठा नहीं पा रहा। तो आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम एक अच्छे लोगों का चयन करें, चुनाव करें, अच्छे लोगों को वहाँ भेजें। आप देखें, हम संसद में भी देख लीजिए, आप विधानसभा में देख लीजिए, हम कहीं भी चर्चा नहीं करते। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान हमको संवाद करने की शक्ति प्रदान करता है, चर्चा करने की शक्ति प्रदान करता है। जब ऊपर ही चर्चा नहीं हो रही है तो नीचे आम नागरिक उस चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है। तो आज हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य ही है। आज हमें ये हमारा संविधान याद दिला रहा है कि 26 नवंबर को जब अंग्रेजों का शासन था, इतने क्रूर शासन होता था, तब भी लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति को बंद नहीं किया। तो हम इस चुप्पी को तोड़ें, जो हमारे संविधान में जो मूल्य दिए हैं उन मूल्यों को हम आत्मसात करें और एक अच्छे भारत का निर्माण करने की कोशिश करें। अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान युद्ध काल, आपातकाल, शांति के लिए बहुत उपयुक्त है, इसमें कोई कमी नहीं। अगर कमी कहीं रहेगी तो इसको लागू करने वालों में कमी रहेगी। तो हमारे कहीं न कहीं कर्म में, मूल्यों में नहीं, हमारे क्रियान्विति में कहीं न कहीं कमी है। उस क्रियान्विति को हम सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा, तभी हम एक समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित एक अच्छे संविधान का निर्माण कर सकते हैं। ये परिचर्चा का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।